नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम संघ की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जब संरचना की बात करते हैं, तो संरचना की बात करते हुए आपको पता चलेगा कि भारतीय संसदीय प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में वर्णित है। जब हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो आपको पता है कि ब्रिटिश मॉडल से प्रभावित है हमारी संसदीय शासन प्रणाली। जब हम संघ की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो संघ की मंत्रिपरिषद के अंदर हमारे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं। और आपको पता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से इन्हें नियुक्त करता है। हालांकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद आपको, जब हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों जिम्मेदारियों को निभाती है, या दोनों सिद्धांतों पर काम करती है, जिसमें एक और व्यक्तिगत सिद्धांत और दूसरी ओर सामूहिक सिद्धांतों को पूरित करती है। जब हम सामूहिक सिद्धांत की बात करते हैं, तो हमारे पास आर्टिकल 75(3) या आर्टिकल 75 का थर्ड क्लोज, जिसके अंदर हम मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ, और सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, क्या हो जाए? कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो इसका मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके बाद मंत्रिपरिषद की एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है, जो कि 75 आर्टिकल 75 के क्लोज 2 के अंदर दी हुई है। और यह कहता है कि मंत्री अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। जब हम मंत्रिपरिषद में बात करें मंत्रियों की शपथ, तो आपको पता है कि मंत्रियों की शपथ के संदर्भ में हमारे राष्ट्रपति का नाम आता है, और राष्ट्रपति सभी मंत्रियों, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, वो शपथ दिलाते हैं। अब पद की शपथ की बात करें, तो पद की शपथ मंत्री संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति समर्पण और ईमानदारी निभाने की शपथ लेते हैं। ये तो हो गई मंत्रियों की शपथ, जो कि पद की शपथ है। मंत्री, आपको पता है ना, दो शपथ लेते हैं। एक तो पद की शपथ ले ली, दूसरी आ जाएगी हमारी गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ वह शपथ है जिसमें मंत्री यह शपथ लेते हैं कि वे किसी भी गोपनीय मामले को बिना अपनी जिम्मेदारी निभाए किसी से साझा नहीं करेंगे। तो ये मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसके बाद हम बात करें मंत्रिपरिषद के नियुक्ति और कार्यकाल की, तो आर्टिकल 75 में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। जब हम बात करते हैं नियुक्ति और कार्यकाल की, तो इस संदर्भ में भी राष्ट्रपति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री के परामर्श से नियुक्त करते हैं। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। और ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 75 के क्लोज एक के अंदर। जब हम मंत्रियों की कुल संख्या की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की संख्या का 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। और ये आर्टिकल किसमें कही गई है बात? 75 एक के ए क्लोज में। इसके बाद हम मंत्री को संसद के किसी भी सदन के सदस्य होना आवश्यक है। अर्थात जो हमारा मंत्री बना है, उसको किसी भी संसद का सदस्य होना आवश्यक है। और यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसे अपना इस्तीफा भी देना होगा। और यह बात किस आर्टिकल में कही गई है? 75(5) के अंदर। फिर इसके बाद हम बात करें, मंत्री तब तक कार्य करते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। हाँ, विश्वास प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। ठीक है। इसके बाद हम मंत्रियों की श्रेणी की बात करें, तो आपको पता है कि संविधान के अंदर किसी भी प्रकार की मंत्रियों की श्रेणी को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, या किसी भी प्रकार की श्रेणी का वर्णन नहीं किया गया है। तो फिर कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 के अंदर। जब हम ये अधिनियम की बात करते हैं 1952 की, जिसके अंदर मंत्रियों के वेतन भत्ते और अधिनियम से संबंधित है, उसके अंदर 3 प्रकार की श्रेणियां की गई है। जिसके अंदर हम पहली की बात करते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कि हमारे सर्वोच्च मंत्री होते हैं, और कैबिनेट के जो निर्णय लिए जाते हैं, वो वास्तव में मंत्रिपरिषद के निर्णय होते हैं। इसके अंदर राज्य मंत्री होते हैं दूसरे क्रम पर, और सबसे अंतिम क्रम पर उप मंत्री होते हैं। इसके बाद हम
इसी अधिनियम के अंदर 1952 का जो हमारा अधिनियम है, उसके अंदर हम एक सदस्य की और बात करेंगे, जिसकी बात करेंगे वो है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव की बात करें तो संसदीय सचिव का पद का उल्लेख हालांकि संविधान में तो नहीं किया गया, लेकिन इसे मंत्रिपरिषद के हिस्से के रूप में जाना जाता है। और ये पहली बार कब सृजित किया? 1951 में। और आपको पता है कि संसदीय सचिव की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। इसके बाद हम मंत्रिपरिषद के कार्यों की बात करें तो मंत्रिपरिषद के कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद कैबिनेट के रूप में निर्णय लेता है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद की ओर से निर्णय लेता है। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और जो मंत्री अगर कोई इसमें असहमत होता है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वे अपना वोट उसी सदन में कर सकते हैं जिसके वे सदस्य हैं। अब अयोग्यताओं की बात करें हम मंत्रियों की, तो मंत्रियों के संदर्भ में अयोग्यताओं के लिए 75 आर्टिकल 75 का क्लोज 1 का बी सेक्शन हमें इस संदर्भ में विस्तृत रूप से वर्णन करता है और कहता है कि एक मंत्री उस स्थिति में अयोग्य हो जाता है यदि वह 10वीं अनुसूची के तहत दोषी पाया जाता है। और 10वीं अनुसूची है हमारी दल बदल से संबंधित। यह अयोग्यता तब तक बनी रहती है जब तक उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता या फिर से वे चुने नहीं जाते। इसके बाद हम बात करें वेतन भत्ते। वेतन भत्तों की जब हम बात करते हैं तो 75 आर्टिकल 75 के क्लोज 6 के अंदर इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और मंत्रियों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा। जब हम कानूनी प्रावधानों की बात करते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में और इसमें न्यायिक निर्णयों को भी शामिल कर लेते हैं, तो न्यायिक निर्णय, दो न्यायिक निर्णय इस ओर से महत्वपूर्ण है और निम्न परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए पढ़ना जरूरी भी है। देखिए, एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा जो कि 1999 की बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो सदस्य संसद का सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त कर दिया गया है, तो वो 6 महीने के भीतर उसे क्या बनना होगा? संसद का सदस्य बनना होगा। और यदि ऐसा नहीं करता है तो उसे पद त्याग करना होगा। फिर एस आर चौधरी बनाम पंजाब राज्य की बात करते हैं 2001 के केस की, जो कि एस आर चौधरी बनाम पंजाब राज्य है। इसमें कोर्ट ने कहा कि जब कोई एक व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बना लिया गया है तो उसे फिर पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती उसी पद पर। इसके बाद हम इसमें हमारे मंत्री परिषद से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उनमें संशोधन की बात करें तो इस संदर्भ में दो संशोधन हुए हैं। एक तो आर्टिकल 42 और आर्टिकल वो एक तो संविधान संशोधन 42वां और एक 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ। जब हम 42वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करेगा, अर्थात राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करने के लिए। फिर हम 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं जो कि 1978 में हुआ। इसके अंदर राष्ट्रपति को एक बार मंत्रिपरिषद के जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार करने के लिए शक्ति प्रदान कर दी गई, लेकिन यह अधिकार उन्हें यदि मंत्रिपरिषद द्वारा पारित कर दिया जाए तो उसे राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी। जब हम निष्कर्ष के तौर पर बात करते हैं कि हमारी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि संघ की मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए और उसकी सहायता करने का कार्य करती है। इसकी संरचना और कार्य संविधान द्वारा निर्धारित है जो सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति क्या रहे? उत्तरदायित्व तो अपना निभाए, जबकि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की प्रणाली को भी लागू कर सके। तो ये था दोस्तों हमारा मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल और मेन कंसेप्ट, जिसमें आप हमने सभी टॉपिकों को बहुत ब्रीफ वे के अंदर शामिल कर लिया गया है। आइए अब दोस्तों क्वेश्चंस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है कौन करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति सीधे या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इस संदर्भ में हमारा आंसर होगा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। हालांकि आप ज्यादातर का आंसर देखिए ये इस और पर भ्रमित हो सकते हैं, तो हमें ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 के पश्चात 75(1)(a) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं?
तो ये आपको राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% नहीं, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% नहीं, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। हाँ बिल्कुल, यह प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित करता है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं कही गई। मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है तब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। काफी हद तक बात सही है। और भी देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 6 महीने के कार्यकाल के लिए की जाती है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं कही गई कहीं भी। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया। तो दोस्तों आपको पता है इस और हमारा आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। अब आर्टिकल 75(5) की बात करते हैं कि यदि कोई मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह क्या होगा? संसद का सदस्य नहीं है तो स्वतः सदस्य नहीं, स्वतः तो नहीं बन सकता। मंत्री को 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा या उसे इस्तीफा देना होगा। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, हमने पढ़ी है ऊपर। एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा, जो कि 1999 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के रूप में गैर संसद सदस्य की नियुक्ति के संबंध में क्या फैसला दिया? तो किसी गैर संसद सदस्य की नियुक्ति तभी की जा सकती है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहेगा। संसद के किसी गैर सदस्य को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। संसद के किसी गैर सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह संसद नहीं, ऐसी बात नहीं कही गई। इसके बाद हम चले, संसद के किसी गैर जो संसद के किसी गैर सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा कि संसद के किसी गैर सदस्य को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। अब हम आर्टिकल 74(1) की जब बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय मंत्रिपरिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी को निर्धारित करता है? राष्ट्रपति को सलाह देना और निर्णय लेने में उसकी सहायता करना। हाँ बिल्कुल, ये सही है। कानून बनाने में सहायता करना थोड़ा बहुत सही है। राष्ट्रीय चुनाव नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करना नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को सलाह देना और निर्णय में सहायता करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी के संदर्भ में क्या कहता है? मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये बात तो सही है वैसे तो, लेकिन इस संदर्भ में नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी के संदर्भ में। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। हाँ, ये बिल्कुल बात सही गई थी। भारत के किसी मंत्री द्वारा ली जाने वाली गोपनीयता की शपथ की मुख्य विशेषता क्या है? मंत्री किसी भी राज्य के रहस्यों को विदेशों के समक्ष नहीं, ऐसी बात नहीं कही गई। मंत्री अपने कर्तव्य के अनुसार अपेक्षित होने के अलावा गोपनीयता के मामले के खुलासे नहीं करेंगे, बात सही है। मंत्री अपने शेष जीवन के लिए सभी सरकारी दस्तावेज को गोपनीय रखना होगा, नहीं, ये बात नहीं है। मंत्री अपने राजनीतिक दल के प्रति वफादारी की शपथ लेगा, नहीं, ये बात नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। मंत्रियों के वेतन भत्ते अधिनियम 1952 मंत्री माना जा सकता 1952 के तहत मंत्री माना जा सकता है संसद का सदस्य जिसे केवल कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया हो। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। प्रधानमंत्री उपमंत्री का पद धारण करने वाला, ऐसी बात भी नहीं कही गई। केवल कैबिनेट का सदस्य राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव, हाँ बिल्कुल, इसे हम शामिल कर सकते हैं। और जो कि ये 1952 का जो अधिनियम था उसके अंदर विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 75(1)(b) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है? तो दोस्तों, किसी से अपराध दोषी ठहराया गया हो, नहीं, ये बात तो नहीं कही गई। 6 महीने तक ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदलू हो जाता है, तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये आंसर हमारा सबसे सही है। इसके बाद हम आर्टिकल 74 के क्लोज 2 की बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा क्या पूछताछ नहीं की जा सकती? तो क्या पूछताछ नहीं की जा सकती? सलाह की विषय वस्तु, सलाह की प्रकृति, क्या राष्ट्रपति द्वारा सलाह का पालन किया गया है, क्या यह प्रश्न राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई है और सलाह दी गई है तो क्या सलाह दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यही,
क्योंकि यह जांच करने का अधिकार न्यायालय को नहीं दिया गया है। जब हम 75(6) की बात करते हैं तो 75(6) के अनुसार मंत्रियों के वेतन भत्ते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मंत्रियों को वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सही नहीं है, गलत है। मंत्रियों को संसद द्वारा निर्धारित निश्चित वेतन मिलता है। हाँ, बिल्कुल, संसद द्वारा निर्धारित वेतन मिलता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारे लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मुझे और अधिक मोटिवेट कर सकते हैं नए नए कंटेंट को लाने में।